कहानियों के सफ़र में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं उर्दू साहित्य के महान लेखक सआदत हसन मंटो की एक बेहद चर्चित कहानी, नया कानून। यह कहानी सिर्फ एक तांगे वाले मंजू की नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की उम्मीदों की कहानी है जो सोचते थे कि नया कानून उनकी ज़िंदगी बदल देगा। उम्मीद, आज़ादी, सत्ता और आम आदमी की बेबसी पर लिखा गया यह व्यंग्य आज भी उतना ही सच्चा लगता है। तो आइए सुनते हैं मंटो की मार्मिक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी, नया कानून। मंगू कोचवान अपने अड्डे पर बहुत अक्लमंद आदमी समझा जाता था। गो उसकी पढ़ाई की हैसियत जीरो के बराबर थी और उसने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था। इसके बावजूद उसे दुनिया भर की चीज़ों का ज्ञान था। अड्डे के वो तमाम कोचवान जिनको ये जानने की ख्वाहिश होती थी कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, तो वो उस्ताद मंगू की विशाल जानकारी से अच्छी तरह वाकिफ थे। पिछले दिनों जब उस्ताद मंगू ने अपनी एक सवारी से स्पेन में जंग छिड़ जाने की अफवाह सुनी, तो उसने मामा चौधरी के चौड़े कंधे पर थपकी देकर दूरदर्शी अंदाज में भविष्यवाणी की कि देख लेना मामा चौधरी, थोड़े ही दिनों में स्पेन के अंदर जंग छिड़ जाएगी। जब मामा चौधरी ने उससे पूछा कि ये स्पेन कहाँ है, तो उस्ताद मंगू ने बड़ी ही गंभीरता से जवाब दिया कि विलायत में, और कहाँ। स्पेन की जंग छिड़ी और जब हर शख्स को पता चल गया तो स्टेशन के अड्डे में जितने कोचवान हुक्का पी रहे थे, दिल ही दिल में उस्ताद मंगू की बड़ाई का एहसान मान रहे थे। और उस्ताद मंगू उस वक्त माल रोड की चमकीली सतह पर एक तांगा चलाते हुए किसी सवारी से ताज़ा हिंदू मुस्लिम फसाद पर विचार कर रहा था। उस रोज शाम के करीब जब वो अड्डे में आया, तो उसका चेहरा गैर मामूली तौर पर तमतमाया हुआ था। हुक्के का दौर चलते चलते जब हिंदू मुस्लिम फसाद की बात छिड़ी, तो उस्ताद मंगू ने सर पर से खाकी पगड़ी उतारी और बगल में दाब कर बड़े ही विचारपूर्ण लहजे में बोला कि यह किसी पीर की बद्दुआ का नतीजा है। आए दिन हिंदू और मुसलमानों में चाकू चूरियाँ चलती रहती है। मैंने तो सुना है, मैंने अपने बड़ों से सुना है कि अकबर बादशाह ने किसी दरवेश का दिल दुखाया था, तो उस साधु ने जलकर ये बद्दुआ दी थी कि जा, तेरे हिंदुस्तान में हमेशा फसाद ही होते रहेंगे। और देख लो, जब से अकबर बादशाह का राज खत्म हुआ है, हिंदुस्तान में फसाद पर फसाद होते रहते हैं। ये कहकर उसने ठंडी सांस भरी और फिर हुक्के का दम लगाकर अपनी बात शुरू की कि ये कांग्रेसी हिंदुस्तान को आज़ाद कराना चाहते हैं, मगर मैं कहता हूँ कि अगर ये लोग 1000 साल भी सर पटकते रहे तो कुछ नहीं होगा। बड़ी से बड़ी बात यह होगी कि अंग्रेज चला जाएगा और कोई इटली वाला आ जाएगा, या वो रूस वाला जिसकी जिसके बारे में मैंने सुना है कि वो बहुत तगड़ा आदमी है, लेकिन हिंदुस्तान सदा ही गुलाम रहेगा। हाँ, मैं ये कहना भूल गया था कि जब पीर ने बद्दुआ दी थी, तो ये भी कहा था कि हिंदुस्तान में हमेशा बाहर के आदमी ही राज करते रहेंगे। उस्ताद मंगू को अंग्रेजों से बड़ी नफरत थी, और उस नफरत का कारण ही उसने ये बतलाया करता था कि वो हिंदुस्तान पर अपना सिक्का चलाते हैं और तरह तरह के जुल्म ढाते हैं। मगर उसकी घृणा की सबसे बड़ी वजह ये थी कि छावनी के एक गोरे उसे बहुत सताया करते थे। वो उसके साथ ऐसा सलूक करते थे जैसे वो एक जलील कुत्ता है। इसके अलावा उसे उनका रंग भी बिल्कुल पसंद न था। जब कभी वो गोरे के सुर्ख और सफ़ेद चेहरे की ओर देखता, तो उसे उल्टी आ जाती, न मालूम क्यों। वो कहा करता था कि उनके लाल झुर्रियों से भरे हुए चेहरे देखकर मुझे उस लाश की याद आ जाती है जिसके जिस्म पर से ऊपर की झिल्ली गल गल कर झड़ रही हो। जब किसी शराबी गोरे से उसका झगड़ा हो जाता, तो सारा दिन उसकी अच्छी तबीयत रहती और शाम को अड्डे में आकर हल मार का सिगरेट पीते और हुक्के के कस लगाते हुए उस गोरे को जी भर के सुनाया करता। ये मोटी गाली देने के बाद वो अपने सर को ढीली पगड़े समेत झटका देकर कहा करता, आग लेने आए थे, अब घर के मालिक बन गए हैं। नाक में दम दम कर रखा इन बंदरों की औलाद ने। ये रोब झाड़ते हैं जैसे कि हम उनके बाबा के नौकर हैं। इस पर भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता था। जब तो कोई साथी उसके पास बैठा रहता, वो अपने सीने की आग उगलता रहता। शक्ल देखते हो ना तुम उसकी, जैसे कि कुष्ठ हो रखा है। बिल्कुल मुरादार, एक धप्पे की मार
और गिट पिट यूं बक रहा था जैसे मार ही डालेगा। तेरी जान की कसम, पहले पहले में जी में आई कि उस तिरस्की खोपड़ी के पुर्जे उड़ा दूं, लेकिन इस ख्याल से टल गया कि इस विक्रतम को मारना ही अपना खुद का अपमान है। यह कहते कहते वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया और नाक को खाकी कमीज से साफ करने के बाद फिर बड़बड़ाने लग जाता। कसम है भगवान की, इन लाट साहब को अभिमान उठाते उठाते मैं तंग आ गया हूँ। कभी कभी इनका मनुष्य चेहरा देखता हूँ, रगों में खून खोलने लग जाता है। कोई नया कानून वानून बने तो उन लोगों से छुटकारा मिले। तेरी कसम जान में जान आ जाए। और जब एक रोज उस्ताद मंगू ने कचहरी से अपने तांगे पर दो सवारियां लाद दी और उनकी बातों से उसे पता चला कि हिंदुस्तान में एक जदीद आइन का निफाज होने वाला है। जदीद आइन यानी इंडिया एक्ट वो आने वाला है, तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। दो मारवाड़ी जो कचहरी में अपने दीवानी मुकदमे के सिलसिले में आए थे, घर जाते हुए इंडिया एक्ट के बारे में आपस में बात कर रहे थे। सुना है कि 1 अप्रैल में हिंदुस्तान में नया कानून चलेगा। क्या हर चीज़ बदल जाएगी? हर चीज़ का तो पता नहीं, मगर कहते हैं कि बहुत कुछ बदल जाएगा और हिंदुस्तान को आज़ादी मिल जाएगी। क्या ब्याज के बारे में भी कोई कानून पास होगा? यह पूछने की बात है, कल किसी वकील से पता करेंगे। उन मारवाड़ियों की बात उस्ताद मंगू के दिल में एकदम नाकाबिले बयान खुशी पैदा कर रही थी। वो अपने घोड़े को हमेशा गालियाँ देता था और चाबुक से बुरी तरह पीटा करता, मगर उस रोज़ वो बार बार पीछे मुड़कर मारवाड़ियों की तरफ देखता और अपनी बड़ी हुई मूछों के बाल में एक उंगली से बड़ी सफाई के साथ ऊंचे करके घोड़े की पीठ पर बागें ढीली करते हुए बड़े प्यार से कहता, चल बेटा, जरा हवा से बात करके दिखा दो। मारवाड़ियों को उनके ठिकाने पर पहुंचाकर उसने अनारकली में दीनू हलवाई की दुकान पर आधा सेर दही की लस्सी पीकर एक बड़ी डकार ली और मूछों को मुंह में दबाकर उनको चूसते हुए एक ही बुलंद आवाज में कहा, हिम्मत तेरी ऐसी तैसी। शाम को जब वो अड्डे को लौटा तो खिलाफ मामूल उसे अपनी जान पहचान का कोई आदमी न मिल सका। ये देखकर उसके सीने में एक अजीब सा तूफान पैदा हो गया। आज वो एक बड़ी खबर अपने दोस्तों को सुनाने वाला था, बहुत बड़ी खबर, और इस खबर को अपने अंदर से निकालने के लिए वो सख्त मजबूर हो रहा था, लेकिन वहाँ कोई था ही नहीं। आधे घंटे तक वो चाबुल बगल में दबाए स्टेशन के अड्डे की आनी छत पर बेकरारी हालत में टहलता रहा। उसके दिमाग में बड़े अच्छे ख्यालात आ रहे थे। नए कानून के बारे में जो खबर उसको एक नई दुनिया में ला के खड़ा कर दिया था, वो इस नए कानून के बारे में जो 1 अप्रैल को हिंदुस्तान में लागू होने वाला था, अपने दिमाग की तमाम बत्तियां रोशन करके बड़े गौर से फिक्र कर रहा था। उसके कानों में मारवाड़ी का यह अंदेशा, क्या ब्याज के बारे में भी कोई नया कानून पास होगा, बार बार वही गूंज रहा था और उसके तमाम जिस्म में खुशी की एक लहर दौड़ रही थी। कई बार अपनी घनी मूछों के अंदर हंसकर उसने मारवाड़ियों को गाली दी कि गरीबों की कुटिया में घुसे हुए खटमल, नया कानून उनके लिए खोलता हुआ पानी होगा। वो बेहद खुश था, खासकर उसके दिल को बहुत ठंडक पहुंच रही थी जब वो ख्याल करता कि गौरव, सफ़ेद चूहों, हाँ वो उनको इसी नाम से याद किया करता था कि सफ़ेद चूहों की थुतनियों नए कानून के आते ही बिलों के बाहर से दिखना ही हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। जब नत्थू गंजा पगड़ी बगल में दबाए अड्डे में दाखिल हुआ तो उस्ताद मंगू बढ़कर उससे मिला और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बुलंद आवाज में कहने लगा, ला हाथ इधर, ऐसी खबर सुनाऊं कि जी खुश हो जाए, तेरी इस गंजी खोपड़ी में बाल उगाए। और यह कहकर मंगू ने बड़े मजे लेकर नए कानून के बारे में अपने दोस्त से बातें शुरू की। बातों के दौरान उसने कई बार नत्थू के गंजे पर जोर से हाथ मारकर कह रहा था, तू देखता रहे क्या बनता है, ये रूस वाला बादशाह जरूर कुछ ना कुछ करके रहेगा। उस्ताद मंगू मौजूदा सोवियत निज़ाम की समाजवादी गतिविधियों के बारे में बहुत कुछ सुन चुका था। उसे वहाँ के नए कानून और दूसरी नई चीज़ें पसंद थी, इसलिए उसने रूस वाले बादशाह को इंडिया एक्ट के साथ मिला दिया और 1 अप्रैल को पूरा निज़ाम में जो नई तब्दीलियाँ होने लगी थी, वो उन्हें रूस वाले बादशाह के असर का नतीजा मानता था। कुछ अरसे से पेशावर और दीगर शहरों में
सुरपोशों की आंदोलन जारी थी। मंगू ने इस तहरीक को अपने दिमाग में रूस वाले बादशाह और नए कानून के साथ खलत मलत कर दिया। इसके अलावा जब कभी वो किसी से सुनता कि फला शहर में कि बमबाज पकड़े गए हैं या फला जगह इतने आदमियों पर बगावत का इल्ज़ाम में मुकदमा लगाया गया है, तो उन तमाम वाक़ियों को और नए कानून पर का अग्रदूत समझता और दिल खुश होता। एक रोज़ उसके तांगे में दो बैरिस्टर बैठ नए कानून पर जोर से बातें कर रहे थे और वो खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। उनमें से एक दूसरे से कह रहा था कि इंडिया एक्ट का दूसरा हिस्सा फेडरेशन है, जो मेरी समझ में अब तक नहीं आ सका। फेडरेशन दुनिया की तारीख में अब तक न सुनी गई और न देखी गई। सियासी नज़रिए से भी ये फेडरेशन बिल्कुल गलत है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि यह कोई फेडरेशन है ही नहीं। उन बैरिस्टरों के बीच में जो बातें हुई उसमें बेशतर अल्फाज अंग्रेजी के थे, उसमें अधिकतर अल्फाज अंग्रेजी के थे। इसलिए उस्ताद मंगू सिर्फ ऊपर के जुमले ही को किसी कदर समझ सका। ये लोग हिंदुस्तान में नए कानून के आगमन को बुरा समझते हैं और नहीं चाहते कि वतन आज़ाद हो। इसलिए इस ख्याल के असर में उसने कई बार उन दो बैरिस्टरों की को बड़ी ही घृणा की निगाहों से देखकर कहा, टूडी बच्चे। जब वो किसी को दबी जुबान में टूडी बच्चा कहता तो दिल में यह महसूस करके बड़ा खुश होता है कि उसने इस नाम को सही जगह इस्तेमाल किया, कि ये वो शरीफ आदमी और टूडी बच्चे ही तमीज़ रखने की काबिलियत रखता है। इस घटना के तीसरे रोज़ वो गवर्नमेंट कॉलेज के 3 छात्रों को अपने तांगे पर बिठाकर मिजंग जा रहा था। उसने उन 3 लड़कों को आपस में ये कहते सुना कि इस नए एक्ट में मेरी उम्मीदें बढ़ा दी हैं। अगर साहब असेंबली के मेंबर हो गए तो किसी सरकारी दफ्तर में नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। वैसे भी बहुत सी जगह और निकलेगी, शायद इसी गड़बड़ में हमारे हाथ भी कुछ आ जाए। हाँ, क्यों नहीं। वो बेकार ग्रेजुएट के मारे फिर रहे थे, उनसे उनमें तो पक्का कुछ कमी होगी। इस गुफ्तगू ने उस्ताद मंगू के दिल में इंडिया एक्ट की अहमियत और भी बढ़ा दी। वो उसको ऐसी चीज़ समझने लगा कि जो बहुत चमकती हो, नया कानून। वो दिन में कई बार सोचता यानी कोई नई चीज़, और हर बार उसकी नज़रों के सामने घोड़े का वो साज आ जाता जो उसने 2 बरस हुए चौधरी खुदाबख्श से अच्छी तरह ठोक बजाकर खरीदा था। उस साज पर जब वो नया था, जगह जगह लोहे की निकली हुई कीलें चमकती थी और जहाँ जहाँ पित्तल का काम था वो तो सोने की तरह चमकता था। इस हिसाब से नया कानून का भी पित्तल होना ज़रूरी था। 1 अप्रैल तक उस्ताद मंगू ने इंडिया एक्ट के खिलाफ और उसके हक में बहुत कुछ सुना, मगर उसके बारे में जो ख्याल उसके मन में आ रखे थे वो कायम कर चुका था, उसे बदल न सका। वो समझता था कि 1 अप्रैल को नया कानून आते ही सब मामला साफ हो जाएगा, और उसको यकीन था कि उसकी आमद पर जो चीज़ें नज़र आएगी उनसे उसकी आंखों को ठंडक पहुंचेगी। आखिरकार मार्च के 31 दिन खत्म हो गए और अप्रैल के शुरू होने के रात में बस चंद घंटे बाकी रह गए। लेकिन के लेकिन मौसम असामान्य रूप से सर्द था और हवा में ताजगी थी। 1 अप्रैल को सुबह सवेरे उस्ताद मंगू उठा और अस्तबल में जाकर घोड़े को जोता और बाहर निकल गया। उसकी तबीयत आज गैर मामूली तौर पर खुश थी और वो नए कानून को देखने जो वाला था। उसने सुबह के सर्द धुंधलके में कई तंग और खुले बाजारों का चक्कर लगाया, मगर उसे हर चीज़ पुरानी नजर आई, आसमान की तरह पुरानी। उसकी निगाहें आज खास तौर पर नया रंग देखना चाहती थी, मगर सिवाय उस कलगी के जो रंग बिरंगे परों के बनी थी, उसने घोड़े के सर पर जो जमी हुई थी, उसके अलावा सब चीज़ उसको पुरानी नजर आती थी। ये नई कलगी उसने नए कानून की खुशी में मार्च को चौधरी खुदाबख्श से 14.5 आने में खरीदी थी। घोड़ों की टापों की आवाज़, काली सड़क और उसके आसपास थोड़ा सा फासिला छोड़कर लगाए हुए बिजली के खंभे, दुकानों के बोर्ड, उसके घोड़े के गले में पड़े हुए घुंघरू की झंझनाहट, बाजार में चलते फिरते आदमी, उनमें से कौन सी चीज़ नहीं थी? कुछ भी नहीं।
जाहिर है। लेकिन उस्ताद मायूस मंगू नहीं मायूस था। नहीं। अभी बहुत सवेरा है, दुकानें भी तो सबकी बंद है, इस ख्याल से उसने तस्कीन की। इसके अलावा वो ये भी सोचता था कि हाईकोर्ट में 9 बजे के बाद ही काम शुरू होता है। अब इससे पहले नया कानून क्या ही नजर आएगा। जब उसका तांगा गवर्नमेंट कॉलेज के दरवाजे के करीब पहुंचा तो कॉलेज के घड़ियाल ने बड़ी अकड़ के 9 बजाए। जो छात्र कॉलेज के बड़े दरवाजे से बाहर निकल रहे थे वो खुश फौज थे, मगर उस्ताद मंगू को न जाने क्यों उनके कपड़े मैले नजर आ रहे। शायद उसकी वजह यह थी कि उसकी निगाहें आज किसी भलाई करने वाले जलवे का नज़ारा देखने का इंतज़ार कर रही थी। तांगे को दाएं हाथ मोड़कर वो थोड़ी देर बाद फिर अनारकली में था। बाजार की आधी दुकानें खुल चुकी थी। अब लोगों का आना जाना भी बढ़ गया था। हलवाई की दुकानों पर ग्राहकों की खूब भीड़ थी। मनिहारी वाले की नुमाइशी चीज़ें शीशों की अलमारियों में लोगों को दावतें नज़ारा दे रही थी। और बिजली के तारों में कई कबूतर आपस में लड़ झगड़ रहे थे। मगर उस्ताद मंगू के लिए उन तमाम चीज़ों में कोई दिलचस्पी न थी। वो बस नए कानून को देखना चाहता था, ठीक उसी तरह जिस तरह वो अपने घोड़े को देख रहा था। जब उस्ताद मंगू के घर में बच्चा पैदा होने वाला था तो उसने 4-5 महीने बड़ी बेकरारी से गुजारे थे। उसको यकीन था कि बच्चा किसी न किसी दिन जरूर पैदा होगा, मगर वो इंतज़ार की घड़ियां नहीं काट सकता था। वो चाहता था कि बच्चा सिर्फ एक कि वो बच्चे को सिर्फ एक नज़र देख ले, उसके बाद जब उसकी मर्जी पैदा होता रहे। हाँ, इसलिए गैर अजय ख्वाहिश के जेर असर उसने कई बार अपनी बीमार बीवी के पेट को दबा दबा कर उसके ऊपर कान रख रख कर अपने बच्चे के बारे में कुछ जानना चाहा, मगर हर बार नाकाम रहा। एक मर्तबा वो इंतज़ार करते करते इस कदर तंग आ गया कि अपने बीवी पर ही बरस पड़ा कि तू हर वक्त मुर्दे की तरह पड़ी रहती है। जरा उठ चल फिर, तेरे अंग में थोड़ी सी ताकत तो आए। यूं तख्ता बने रहने से कुछ नहीं हो सकेगा। तो समझती है कि इस तरह लेटे लेटे बच्चा जन्म देगी। उस्ताद मंजू तब बहुत जल्दबाजी में था। वो हर सबब की व्यवहारिक देखने को ख्वाहिशमंद था, बल्कि खोज लेने वाला था। उसकी बीवी गंगा वो उसकी इस किस्म की बेकरारियों को देखकर आम तौर पर यह कहा करती कि अभी कुआं खोदा नहीं गया और प्यास से निढाल हो रहे हो। कुछ भी हो, मगर उस्ताद मंगू नए कानून के इंतजार में इतना बेकरार नहीं था जितना उसे अपने बीवी की तबीयत के लिहाज में होना चाहिए। वो नए कानून को देखने के लिए घर से निकला था, ठीक उसी तरह जैसे वो गांधी या जवाहरलाल के जुलूस का नज़ारा करने के लिए निकला था। लीडरों लीडरों की महानता का अंदाज़ा उस्ताद मंगू हमेशा उनके जुलूस के हंगामों और उनके गले में डाले गए फूलों के हारों से किया करता। अगर कोई लीडर गेंदे के फूलों से लदा हो तो उस्ताद मंगू के नज़दीक वो बहुत बड़ा आदमी था। और अगर किसी लीडर के जुलूस में भीड़ के बीच 2-3 फसाद हो जाए तो उसकी निगाहों में वो और भी बड़ा था। अब नए कानून को वो अपने जहन में बस इसी तराजू में तोलना चाहता था कि अगर कानून नया आया है तो कुछ हंगामा दिखे उसे। अनारकली से निकलकर वो माल रोड की चमकीली सतह पर अपने तांगे को आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था कि मोटरों की दुकान के पास उसे छावनी की एक सवारी मिल गई। किराया तय करने के बाद उसने अपने घोड़े को चाबुक दिखाया और दिल में ख्याल किया, चलो ये भी अच्छा हुआ, शायद छावनी से ही नए कानून का कुछ पता लग जाए। छावनी पहुंचकर उस्ताद मंगू ने सवारी को उसकी मंजिल पर उतार दिया और जेब से सिगरेट निकालकर बाएं हाथ की आखिरी 2 उंगलियां दबाकर सुलगाया और पिछली बैठक के गद्दे पर बैठ गया। जब उस्ताद मंगू को किसी सवारी की तलाश नहीं होती या उसे किसी बीते हुए वाक़े पर गौर करना होता तो वो आम तौर पर अगली बैठक छोड़कर पिछली बैठक पर बड़े इत्मीनान से बैठकर अपने घोड़े को दाएं बाएं हाथ के गिर्द लपेट लिया करता। ऐसे मौक़ों पर उसका घोड़ा थोड़ा सा हिनहिनाने के बाद धीमी चाल पर चलना शुरू कर देता, गोया उसे कुछ देर के लिए भाग दौड़ से छुट्टी मिल गई है। घोड़े की चाल और उस्ताद मंगू के दिमाग में ख्यालात की आमद
बहुत सुस्त थी। जिस तरह घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहा था, उसी तरह उस्ताद मंगू के जहन में नए नए कानून के बारे में नए नए अनुमान दाखिल हो रहे थे। वो नए कानून की मौजूदगी में म्यूनिसिपल कमेटी के तांगों के नंबर मिलने के तरीके पर गौर कर रहा था। वो इस काबिले गौर बात को इंडिया एक्ट की रोशनी में देखने की कोशिश कर रहा था। वो इस सोच विचार में गर्क था। उसे मालूम हुआ जैसे किसी सवारी ने उसे बुलाया है। पीछे पलटकर देखने से उसे सड़क के इस तरफ दूर बिजली के खंभे के पास एक गोरा खड़ा नजर आया, जो उसे इसी हाथ से बुला रहा था। जैसा कि बयान किया जा चुका है, उस्ताद मंगू को गोरों से बेहद नफरत थी। जब उसने अपने ताजा ग्राहक को गोरे की शक्ल में देखा तो उसके दिल में नफरत के जज्बात पैदा हो गए। पहले तो उसके जी में आए कि बिल्कुल तवज्जो न दे, बिल्कुल भाव न दे और उसको छेड़कर चला जाए। मगर बाद में उसको ख्याल आया कि पैसे छोड़ना भी बेवकूफ़ी है। कलगी पर जो मुफ्त में 14.5 आने खर्च कर दिए हैं उसने, उसकी जेब से वसूल करने चाहिए। चलो चलते हैं। खाली सड़क पर बड़ी सफाई से टांगा मोड़कर उसने घोड़े को चाबुक दिखाया और आंख झपकने में वो बिजली के खंभे के पास था। घोड़े की बांगें खींचकर उसने तांगा ठहराया और पिछली बैठक पर बैठे गोरे से पूछा, साहब बहादुर, कहाँ जाना मांगता है? इस सवाल में बला का तंजिया अंदाज था। साहब बहादुर कहते वक्त उसका ऊपर का मोछों भरा होठ नीचे की तरफ भिज गया और पास ही की गाल एक तरफ जो मध्यम सी लकीर नाक के नथुने से ठोड़ी के बाला हिस्से तक आ रही थी, एक लर्जिश के साथ गहरी हो गई, जैसे किसी ने नुकीले चाकू से शीशम की सांवली लकड़ी में धारी डाल दी। उसका सारा चेहरा हंस रहा था और उसने अंदर से उस गोरे के सीने में आग लगाकर भस्म कर डाला। जब गोरे ने, जो बिजली के खंभे की ओट में हवा का रुख बचाकर सिगरेट सुलगा रहा था, मुड़कर तांगे के पायदान की ओर कदम बढ़ाया, तो अचानक उस्ताद मंगू और उसकी निगाहें चार हुई। ऐसा मालूम हुआ कि एक वक्त आमने सामने बंदूकों से गोलियां खारिज हुई और आपस में टकराकर एक आतिशी बगुला बनकर ऊपर उड़ गई। उस्ताद मंगू, जो अपने दाएं हाथ से बाग के बल खोलकर तांगे पर से नीचे उतरने वाला था, अपने सामने खड़े गोरे को यूं देख रहा था जैसे वो उसके वजूद के जर्रे जर्रे से अपनी निगाह को बचा रहा है। गोरा कुछ इस तरह नीली पतलून पर अदृश्य चीजें झाड़ रहा है। वो उस्ताद मंगू के इस हमले से अपने वजूद के कुछ हिस्से को महफूज रखने की कोशिश कर रहा है। गोरे ने सिगरेट का धुआं निगलते हुए कहा, जाना मांगता है या फिर गड़बड़ करेगा? वही है। ये लफ्ज उस्ताद मंगू के जहन में पैदा हुए और उसकी चौड़ी छाती के अंदर नाचने लगे। वही है। उसने ये लफ्ज अपने मुंह के अंदर ही अंदर दोहराए और साथ ही उसे पूरा यकीन हो गया कि वो गोरा जो उसके सामने खड़ा था वही है जिसने पिछले बरस उसकी झड़प हुई थी, और इस खामगा के झगड़े में जिसका बाइस गोरे के दिमाग में चढ़ी हुई शराब थी। उसने भयानक बीमारी जैसे बहुत सी बातें सहना पड़ी थी। उस्ताद मंगू ने गोरे का दिमाग दुरुस्त कर दिया होता, बल्कि उसके पुर्जे उड़ा दिए होता, मगर वो किसी का मगर वो किसी खास फायदे पर बिना खामोश हो गया। उसको मालूम था कि इस किस्म के झगड़ों में बस अदालत का फायदा होता है और नुकसान होता है सिर्फ कोचवानों का। उस्ताद मंगू पिछले बरस की लड़ाई और 1 अप्रैल के नए कानून पर गौर करते हुए गोरे से कहा, कहाँ जाना मांगता है? उस्ताद मंगू के लहजे में चाबुक जैसी तेजी थी। गोरे ने जवाब दिया, हीरा मंडी। किराया 5 रुपये होगा। उस्ताद मंगू की मूछें थरथराई। यह सुनकर गोरा हैरान हो गया। वो चिल्लाया, 5 रुपये? क्या तुम? हाँ हाँ, 5 रुपये। और यह कहते हुए उस्ताद मंगू का दाहिना बालों भरा हाथ भंजकर एक वजने घूंसे की अख्तियार उसकी शकल पर कर गया। उसने अंग्रेज को घूंसा जड़ दिया। क्यों जाते हो, या बेकार बातें मत बनाओ। उस्ताद मंगू का लहजा ज़्यादा सख्त हो गया। गोरा पिछले बरस के वाक़ये को पैसे नज़र रख उस्ताद मंगू के सीने की चौड़ाई का नज़रअंदाज कर चुका था। वो ख्याल कर रहा था कि उसकी खोपड़ी फिर खुजला रही है, और इस हौसला अफजाई के प्रभाव में वो तांगे की तरफ अकड़ कर बढ़ा और अपनी छड़ी से उस्ताद मंगू को
तांगे पर नीचे उतरने का इशारा किया। बेत की या पॉलिश की हुई पतली छड़ी उस्ताद मंगू की मोटी रान के साथ 2-3 मरतबा छुई। उसने खड़े खड़े ऊपर से पस्त कद गोरे को देखा और वो अपनी निगाहों के वजन से उसे पीस डालना चाहता था। फिर उसका घुसा कमान में से तीर की तरह ऊपर को उठा और क्षण भर में गोली उस गोरे के ठुड्डी के नीचे जम गया। धक्का देकर उसने गोरे को परे हटाया और नीचे उतरकर उस पर उसे धड़ाधड़ पीटना शुरू कर दिया। गोरा स्तब्ध और चकित रहकर सिमट कर उस्ताद मंगू के वजनी घूंसों से बचने की कोशिश करने लगा। जब उसने देखा कि उसके सिर पर दीवानगी सी हालत है और उसकी आंखों में सरारे बरस रहे हैं, तो उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चीख पुकार ने उस्ताद मंगू की बाहों का काम और भी तेज कर दिया और वो गोरे को जी भर पीट रहा था और साथ में कहता जाता, 1 अप्रैल को भी वही अकड़। 1 अप्रैल 1 अप्रैल को भी वही अकड़ है बच्चा। लोग जमा हो गए और पुलिस के 2 सिपाहियों ने बड़ी मुश्किल से गोरे को उस्ताद मंगू की गिरफ्त से छुड़ाया। उस्ताद मंगू उन 2 सिपाहियों के बीच खड़ा था और उसकी चौड़ी छाती फूली सांस की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी। मुंह से झाग बह रहा था और अपनी मुस्कुराती हुई आंखों से हैरान भीड़ की तरफ देखकर वो हाँफती आवाज में कह रहा था कि वो दिन गुजर गए जब खलील खां कबूतर उड़ाया करते थे। अब नया कानून है मियाँ, नया कानून। और बेचारा गोरा अपने बिगड़े हुए चेहरे के साथ बेवकूफ़ों के समान कभी उस्ताद मंगू की तरफ देखता तो कभी भीड़ की तरफ। उस्ताद मंगू को पुलिस के सिपाही थाने ले गए। रास्ते में और थाने के अंदर कमरे में वो नया कानून चिल्लाता रहा, मगर किसी ने एक न सुनी। नया कानून क्या बक रहे हो, कानून वही है पुराना। और उसको हवालात में बंद कर दिया। तो ये थी कहानी नया कानून। तो आखिर में मंगू की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और जिस नए कानून को वो अपनी आज़ादी समझ रहा था वो सिर्फ कागज़ों में मौजूद था। सड़कें वही थी, पुलिस वही थी, अंग्रेजों का व्यवहार वही था और सबसे बढ़कर गरीब आदमी की औकात भी वही थी। जब मंगू अंग्रेज पर हाथ उठाता है तो उसे लगता है कि अब समय बदल चुका है, अब शायद इंसाफ मिलेगा, शायद अब गोरे साहब पहले जैसी हुकूमत नहीं चला पाएंगे। लेकिन अगले ही पल पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है। लाठियाँ, गालियाँ, डर और सत्ता, सब कुछ पहले जैसा ही रहता है। और तभी मंगू के मुंह से निकलता है कि नया कानून कहाँ है। दोस्तों, यही सवाल इस कहानी की आत्मा है। मंटो उस दौर में भारत की बात नहीं कर रहे थे, वह हर उस समाज की बात कर रहे थे जहां गरीब आदमी नई सरकार, नए वादे और हर नए कानून से उम्मीद लगा बैठता है। आज भी चुनाव आते हैं, नए नारे आते हैं, गरीबी हटाने के वादे आते हैं, रोजगार, महंगाई, शिक्षा और इंसाफ की बातें होती हैं। और हर बार एक आदमी यही सोचता है कि शायद इस बार उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन साल बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं, पर कई गरीबों की हालत वैसी की वैसी रह जाती है। उसकी मेहनत वहीं रहती है, संघर्ष वहीं रहता है और उम्मीदें बार बार टूटती रहती है। मंगू सिर्फ एक तांगे वाला नहीं था, वह उस हर आम इंसान का प्रतीक था जो सम्मान से जीना चाहता है, जो चाहता है कि कानून सिर्फ अमीरों और ताकतवर लोगों के लिए नहीं बल्कि उसके लिए भी बराबर हो। मंटो की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि उन्होंने बड़ी राजनीति को एक साधारण आदमी की नज़र से दिखाया। उन्होंने बताया कि जब बदलाव ज़मीन तक नहीं पहुंचता, तब नया कानून सिर्फ एक भ्रम बन के रह जाता है। और शायद इसी वजह से नया कानून आज भी उतनी ही सच्ची और चुभने वाली कहानी लगती है जितना उस दौर में थी। तो ये थी आज की कहानी। अब मिलते हैं कहानियों के अगले सफ़र में अगली कहानी के साथ।